ध्रुव और प्रसाद को जब अलीना से भंवरी देवी की बच्ची के बारे में पता चला तो ये जान वो दोनों चौंक गए, क्योंकि भंवरी देवी की दिखाई कहानी के अनुसार वो कभी माँ बन ही नहीं पाई। भंवरी देवी का बच्चा तो सालों पहले उसके पेट में ही मर गया था, तो फिर ये बच्ची कहाँ से आ गई? ये भी तो हो सकता है कि राजा रतन सिंह के घोपचे में आने से पहले भंवरी देवी को कहीं कोई अफेयर चल रहा हो और उसी के चलते ये बच्ची दुनिया में आई हो। साले तू क्या भंवरी देवी का पड़ोसी है जो उस पर नजर रखता था कि वो किधर जाती है, क्या करती है? साला खाली पीली हवा में तीर चला रहा है। अरे हम जानते हैं भंवरी को, बहुत ताक है उसमें। अभी ऐसी तड़प है तो सोचो जवानी में क्या हाल रहा होगा। अरे इसलिए हो सकता है किसी लड़के के साथ मिलकर इस तरह की गलती हो गई होगी। ऐसी ही एक गलती बनारस के एक कपल से भी हुई थी 9 दिसंबर से ठीक 9 महीने पहले। 9 दिसंबर? अरे ये तारीख तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है भाई। याद आया, इस दिन तो हम पैदा हुए थे। हाँ तो साले मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ। अंधेरी रात में तेरे बाप के जो हार्मोन्स फड़फड़ाए थे ना, उसी की गलती आज तक मैं भुगत रहा हूँ। ए गांडू ध्रुव, तुम चाहे कुछ भी बोल लो मगर हमारे घर वालों के बारे में बकवास मत ना करना। हार्मोन सिर्फ ना पापा के फड़फड़ाए थे, मम्मी तो बेचारी सीधी थी हमारी। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? हम बकवास बंद कर देंगे तो शो कैसे चलेगा? वैसे भी ऑडियंस यहाँ हमें सुनने आती है, ना कि तुम्हें। वेरी फनी। लगता है तुम्हें भंवरी देवी की कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ देर बाद जब उस दीवार पर तुम्हारी फोटो फ्रेम टंगी रहेगी तब आ जाऊंगी उस पर माला चढ़ाने। चलती हूँ। अलीना जाने लगी थी कि तभी प्रसाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। अलीना के मुलायम हाथों को अपने हाथ में लेते हुए प्रसाद के मन में जैसे कोई गिटार बजने लगा। भोसड़ी के कम से कम इसको तो छोड़ दे। चलो ठीक है, तुम्हारी बहन का माल है इसलिए जाने देते हैं। अलीना जी हमें बताइए कि ये गुजिया कौन है? गुंजिया नहीं, मुंजिया। आज से सालों पहले जब राजा रतन सिंह ने भंवरी को मार दिया था तब उसकी आत्मा ने राजा और बाकी हवेली वासियों से बदला लिया था। अरे ये सब तो हमको भी पता है। राजा रतन सिंह से उसने बदला लिया। पूरी हवेली में ये बात फैल गई कि वेदा हवेली हॉन्टेड है। ये हमने देख लिया है। चलो तो तुम्हें वो दिखाती हूँ जो अब तक तुम्हें नहीं दिखा। वो सच जो इस हवेली में रहते हुए भंवरी ने तुमसे और सबसे छुपा कर रखा। इतना कहकर अलीना ने अपने सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद किया और धीरे धीरे एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ने के बाद जब अलीना ने मुट्ठी को खोला तो उसके हथेली पर पृथ्वी के आकार जैसा गोल एक बड़ा सा कांच था जिस पर हवेली का नक्शा बना था। ये क्या? अरे ऐसा जादू तो हमने आज के पहले सिर्फ फिल्मों में देखा है भाई। पर एक बार समझ में नहीं आई एलेना जी, आप हमें ये हवेली का नक्शा काहे दिखा रही हैं? अबे ये नक्शा नहीं, टाइम मशीन है। और ये वही टाइम मशीन है जो हमें पास्ट में लेकर जाएगी और भंवरी का वो चैप्टर दिखाएगी जिस चैप्टर का नाम है मेरी मुंजिया। ध्रुव की बात सच थी। अगले ही पल उस कांच के गोले में फिल्म चलने लगी जिसमें हवेली के बीचों बीच खड़ी थी भंवरी देवी, जिसकी हंसी की आवाज से पूरा महल गूंज रहा था। कल तक जिसे तुमने हवेली का एक टुकड़ा तक नहीं दिया, वो आज तुम सबको खत्म करके इस हवेली की मालकिन बन गई है। अब से मुझसे मेरी ये जगह कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। राजा रतन सिंह को मारकर ये हवेली हमेशा हमेशा के लिए भंवरी की हो गई। उसे लग रहा था कि वो इस बड़ी सी हवेली में अकेली है, मगर वो गलत थी क्योंकि कोई था जो उस हवेली में छूट गया था। इसका मतलब एक और भूत। रोने की आवाज। इसका मतलब आज की रात पीने के लिए खून का इंतजाम हो गया। ये आवाज हवेली के फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। कुछ देर बाद आवाज गायब हो जाती और फिर अगले ही पल दोबारा से सुनाई देती। लगता जैसे कोई खुद मौत को अपनी ओर पुकार रहा हो। भंवरी देवी हवा में उड़ती हुई पहले माले पर जा पहुंची। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा।
ये आवाज फर्स्ट फ्लोर पर बने एक कमरे से आ रही थी। कमरे की कुंडी अंदर से लगी थी। भंवरी देवी ने एक नजर जब कमरे की ओर देखा तो तेज आवाज के साथ उसका दरवाजा टूटकर चकनाचूर हो गया। तुम्हें क्या लगा था ये मामूली सा दरवाजा मुझे तुम्हारे पास आने से रोक सकता है? हाँ? तुम मेरे रास्ते का आखिरी कांटा हो जिसे खत्म कर मैं बड़े आराम से इस हवेली में रहूंगी। यही सोचकर भंवरी देवी उस कमरे में गई, पर जैसे ही वो उस कमरे में पहुंची कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते उसने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया। ऐसा क्या हुआ उस कमरे में? भंवरी देवी पेट खराब हो गया होगा। साला ये लूज मोशन अच्छों को युद्ध भूमि छोड़ने पर मजबूर कर देता है। क्यों एलिना जी, सही कहे ना? जितनी गंदी तुम्हारी शक्ल है उससे ज्यादा गंदी तुम बातें करते हो। अब अगर इस तरह की अनहाइजीनिक बात की तो अपने झाड़ू से तुम्हारी भावरी के पास छोड़ आऊंगी। अरे इसे छोड़िए ना एलिना जी, इसका तो काम ही है हुतियापा करना। आप ये बताइए कि आगे क्या हुआ? खुद ही देख लो। ध्रुव और प्रसाद की नजर एक बार फिर उस कांच के गोले पर जम गई जिसमें सालों पहले का अतीत चल रहा था। भंवरी जब कमरे की ओर बढ़ी तो वहां उसे एक छोटी सी बच्ची बैठी दिखाई दी। बच्ची की उम्र यही कोई 7-8 साल थी। अपने सामने एक भूत को पाकर उसकी प्यारी और नन्ही आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। उसका मासूमियत भरा चेहरा देख मानो एक पल के लिए भंवरी देवी का दिल पिघल गया। क्या नाम है तुम्हारा? मुंजिया। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है मुंजिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसी हवेली में रहती थी अपने आई पापा के साथ, पर एक दिन अचानक वो गायब हो गए। तब से मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ओह अच्छा, कहाँ गए वो तुम्हें छोड़कर? भगवान जी के पास। सब ऐसा कहते हैं कि बहुत पहले हवेली के राजा ने मेरे आई पापा को मार डाला था। तब से मैं अकेली ही इस हवेली में रह रही हूँ। भंवरी देवी को मुंजिया की हालत पर तरस आया। उसे देख शायद उसके अंदर की माँ जाग गई। वो ममता जो एक औरत के अंदर जन्म से ही रहती है, उस ममता ने भंवरी देवी का विचार बदल दिया। अच्छा रोना बंद करो। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ इस हवेली में रहोगी? मैं अपने जादू से तुम्हें रोज नई नई तरह की चीजें खिलाऊंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें माँ की तरह प्यार करूंगी। बोलो, रहोगी ना मेरे साथ? और बच्ची ने हाँ कर दी। उसके आने से जैसे भंवरी के जीवन में खुशियाँ आ गईं। साला पहली बार जीवन में ऐसा भूत देख रहे हैं जो बच्चा गोद ले रहा है। समझ नहीं आता हवेली है कि एनजीओ है भाई। जब कभी कोई इस हवेली में आता है तो भंवरी देवी को बस एक ही डर सताता है कि कहीं कोई उससे उसकी जगह और उसकी बेटी को न छीन ले। इसीलिए वो हर उस इंसान को मार देती है जिसके कदम इस हवेली में पड़ते हैं। भंवरी देवी भूत है, पर उसकी बच्ची तो जिंदा है ना? फिर अब तक वो हमें दिखाई क्यों नहीं दी? इसीलिए क्योंकि हवेली में मेहमान के आते ही अलीना उसे एक खुफिया कमरे में बंद कर देती है और फिर अपना काम खत्म होने के बाद ही उसे कमरे से बाहर निकालती है। तो अब मैं सब समझ गया। भंवरी देवी के साथ अगर कोई रहा है तो वो है उसका तोता मुंजिया, जिसमें उसकी जान बसती है। मुझे मुंजिया के ही सहारे भंवरी देवी को हराना होगा। बिल्कुल सही। अरे भाई, हमसे हमारी मर्दानगी तो छीन ही ली है। अब कम से कम हमारी जान तो बख्श दे। ये तो प्रीतम की आवाज है। हे साला, सारा को पेलने गया था और खुद ही पेला गया है। तुम्हारे पास अब बहुत कम टाइम बचा है। इसके पहले भंवरी तुम सबका नामो निशान मिटा दे, तुम्हें कुछ करना होगा। अरे एलिना जी, आखिर ये तो बताइए कि वो बच्ची मुंजिया है कहाँ पर? अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो तुम क्या करोगे? बैठ कर हिलाएंगे और सौर का। साला पीर से थप्पड़। इतना तो कोई बॉक्सर पंचिंग बैग को नहीं मारता जितना आप दोनों मिलकर हमें मारते हैं। मुझे अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराने जाना है। आई एम गेटिंग लेट। ऑल द बेस्ट। इतना कहकर अलीना वहां से गायब हो गई। उसके जाने से ध्रुव और ज्यादा परेशान हो गया।
अब उसे आगे का केस अकेले ही सॉल्व करना था। हमें हर हाल में उस मुंजिया को ढूंढना ही होगा, लेकिन कैसे यही समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं ना, हवेली के सारे कमरे चेक करेंगे, एक भी कमरा नहीं छोड़ेंगे। कोई तो कमरे में मिलेगा जहाँ भवरी देवी ने मुंजिया को छुपा कर रखा होगा। अबे पागल हो गया है क्या? इस हवेली में 500 से भी ज्यादा कमरे हैं। अगर सारे कमरे देखने गए ना तो सुबह हो जाएगी। तब तक प्रीतम और सहारा तो क्या, हम भी मरे हुए मिलेंगे। तो फिर तुम ही सोचो साला क्या करें, बताओ। समय निकला जा रहा था। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने लगा। अचानक से उसे कुछ ऐसा सूझा कि वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। साले, हम लोग यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और तुम हो के संता बनता के जोक याद करके हंस रहे हो। अबे साले, मैं किसी जोक पर नहीं हंस रहा हूँ। तो फिर काहे हंस रहे हो अबे? इतना तो आखिरी बार तुम तभी हंसे थे जब हमें नंगा देखे थे। अबे तब तो मैं तेरी होने वाली बीवी की बेबसी पर हंस रहा था। तुम्हारी जात का साला। बकचोदी छोड़ो, अरे ये बताओ कि हुआ क्या? मुझे पता चल गया है कि हमें मुंजिया कहाँ मिलेगी। ध्रुव ने जब कहा कि उसे पता चल गया है मुंजिया कहाँ है, तो ये सुन प्रसाद को भी हंसी आई और वो जोरों से हंसने लगा। प्रसाद को हंसते देख ध्रुव बोला, अबे अब तुझे कौन सा संता बनता का जोक याद आ गया? जोक तो भोसड़ी के तुम कर रहे हो, वो भी गांड भट्टी में। मैंने? अबे मैंने कौन सा जोक मारा? बिना यहाँ से हिले, बिना कुछ किए तुम्हें मुंजिया मिल भी गया। साले तुम यहाँ कोई अंतर्यामी हो। अच्छा चलो बताओ, कहाँ है मुंजिया? अरे हवेली के किस कमरे में है बताओ हमें, हम वहाँ चलते हैं ना। मुंजिया हवेली में है ही नहीं। जितनी हैरानी हमारे माँ बाप को हमारी गूगल हिस्ट्री देखकर हो, उससे कहीं ज्यादा हैरानी इस वक्त प्रसाद को ध्रुव की बातों पर हो रही थी। बिना घूमे ही उसे चक्कर आने लगे थे। तुम्हारी बातें सुन के हमारा सर घूमने लगा है। इसके पहले हम चक्कर खाकर यहीं गिर जाए। हम जा रहे हैं सारा के पास विटामिन डी लेने। सारा के पास कौन सा विटामिन डी है? अरे भूल गए, बचपन में टीचर ने कहा पढ़ाया था विटामिन डी किस चीज में होता है, बस इसलिए सारा जी के पास जा रहे हैं। अबे गांडू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो चल मेरे साथ, मैं मिलवाता हूँ तुझे मुंजिया से। ध्रुव प्रसाद को अपने साथ हवेली से बाहर ले गया। बढ़ते अंधेरे के साथ भवरी देवी की शक्तियां भी बढ़ रही थी और उसकी इन काली शक्तियों की चपेट में आ रहे थे प्रीतम और सारा। भाई, इतना तो हमने मजा भी नहीं लिया जितनी सजा तुमने हमें दे दी। भगवान के लिए अब बस कर और हमें यहाँ से जाने दे। तुम जिससे माफी मांग रहे हो वो सारांश है। एक बार के लिए वो तुम्हें माफ कर भी देगा, मगर मैं नहीं। आज रात इस हवेली में तुम्हारी मौत निश्चित है, निश्चित। What is meaning of निश्चित? अबे ऑक्सफोर्ड की औलाद, निश्चित मतलब तय है। साला, मुझे सारांश की बात मानकर तुम लोगों के साथ आना ही नहीं था। अभी तो सिर्फ सामान काटा है, पता नहीं आगे क्या क्या कटेगा। अचानक से सारांश पहले माले की रेलिंग पर चढ़ गया। जमीन की दूरी यहाँ से लगभग 15 फीट की थी, यानी कि नीचे जमीन नहीं, सीधा मौत थी। सारांश ने रेलिंग को एक हाथ से पकड़ रखा था। सारांश, ये क्या कर रहे हो तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उतरो वहां से, तुम्हें चोट लग सकती है। अबे इसे क्या इतनी पड़ी है सारांश की? मैं तो कहता हूँ मरने दो साले को। भगवान करे ये भी खत्म हो जाए और इसी के साथ साथ भवरी देवी भी। किससे बात कर रहे हो तुम? प्रीतम ने पलट कर देखा तो उसके सामने भवरी खड़ी थी। अपने जले हुए चेहरे और बड़े बड़े दांतों के साथ भवरी देवी को देखते ही प्रीतम के पैर कांपने लगे। आप तो अभी कुछ देर पहले सारांश के अंदर थी, फिर बाहर कैसे आ गई? तुम हमेशा से सारांश की जगह आना चाहते थे ना? वो सब जो उसे मिला तुम्हें भी चाहिए था। तो चलो, आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। सच? इसका मतलब आप मुझे और सारा को एक कर रही हैं? लेकिन भौरे जी, इस साले सारांश ने हमारी बंदूक जला दी।
अब जली बंदूक से हम फायर कैसे करेंगे? तुझसे बड़ा गांडू इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पहले तो अपने दोस्त के माल पे हाथ डालता है और अब मेरे ही सामने कुछ और डालने की बात कर रहा है। साले तूने कुछ डालने लायक छोड़ा क्या? अरे भौरी जी आप छोड़िए, बंदूक नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग ऊपर ऊपर से ही कर लेंगे। सारांश की जगह से मेरा मतलब सारा नहीं बल्कि कुछ और था। भवरी ने सारांश और प्रीतम की अदला बदली कर दी। अब रेलिंग पर सारांश नहीं बल्कि प्रीतम लटक रहा था और वहीं सारांश प्रीतम की जगह खड़ा था। मौत अब प्रीतम के करीब थी। इसके माँ की। भौरी जी मुझे नीचे उतारिए, मैं गिर जाऊंगा। भौरी जी भगवान के लिए मुझे नीचे उतारिए। नीचे उतारूं? अब बहुत देर हो चुकी है। भवरी देवी ने अपना हाथ हवा में उठाया तो एक जलता आग का गोला उसके हाथ में आ गया। उसने ये आग का गोला सीधे प्रीतम के ऊपर फेंका, जमीन में गिरा दिया। प्रीतम! घबराओ मत, मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास भेज देती हूँ। पर मैं तुम्हें इसकी तरह आसान मौत नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए तो मैंने खास इंतजाम किया है, खास। खास इंतजाम मतलब? हवेली में अचानक से तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा भूकंप आने की चेतावनी दे रहा हो। दीवार पर टंगी सभी तस्वीरें एक एक कर टूट कर गिरने लगी। शैतान समझती आश्रम, शैतान समझती आश्रम, शैतान समझती आश्रम। पूरी हवेली में शैतानों की हंसी गूंज उठी। सारांश और सारा ने देखा तस्वीरों में कैद आत्माएं अपने मरे शरीर के साथ उनकी ओर बढ़ रही हैं। इन सभी की आंखें सिर्फ एक जगह गड़ी थी और वो थी सारा। सारांश प्लीज कुछ करो, मुझे बचा लो प्लीज प्लीज। मेरे बस में होता तो तेरी जान मैं खुद अपने हाथों से ले लेता। तुझ जैसी लड़की को मर ही जाना चाहिए। कम से कम दुनिया में थोड़ी बेवफाई तो कम होगी। सभी आत्माएं सारा के पास पहुंच चुकी थी। सारा का दिल जोरों से धड़क रहा था। अब बचने का कहीं कोई रास्ता नहीं था। भवरी देवी ने अपने शैतानों को इशारा किया ही था कि तभी एक आवाज आई। रुक जाओ! ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ध्रुव की थी, जिसे सुन जो जहां था वहीं जम गया। भवरी देवी की नजर जब ध्रुव पर पड़ी तो वो जोरों से हंसने लगी। अच्छा हुआ जो तुम खुद ब खुद यहाँ चल कर आ गए। अब इस हवेली को खाली करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब एक ही झटके में एक साथ तुम तीनों को मैं मार दूंगी, मार दूंगी। तुम तो हमें मार ही दोगी, मगर याद रखना फिर तुम्हारी बच्ची मुंजिया का क्या होगा? मुंजिया का नाम सुनते ही भवरी देवी के होश उड़ गए। उसने आज तक मुंजिया को सबसे छुपा कर रखा था, मगर आज पहली बार किसी ने उसकी बेटी का जिक्र किया था। घबरा कर पहले तो उसने अनजान बनने की कोशिश की। मुंजिया? कौन मुंजिया? किसकी बात कर रहे हो? पहली बार किसी भूतनी को एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम ये अपनी एक्टिंग छोड़ो और सीधा मुद्दे पर आ जाओ, नहीं तो मुंजिया को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खबरदार, खबरदार, अगर उससे जरा सा भी कुछ किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सीधे से बता, बता मेरी मुंजिया कहाँ है? घबराओ मत, वो जहाँ भी है बिल्कुल सही सलामत है। अब वो कहाँ है इसका जवाब तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इन सभी शैतानों को अपनी जगह वापस भेज दोगी। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डर जाऊंगी? तुझे मेरी ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं। अब तू बस देखते जा। भवरी देवी हवा में उड़ती हुई ध्रुव के ठीक सामने आ गए। वहीं सभी शैतान एक साथ सारा को अपनी ओर खींचने लगे। उनके मुंह से टपक रही लार ये साफ बता रही थी कि वो सारा के खून के कितने प्यासे हैं। इससे पहले कि तुम कुछ करो, एक बार वहां सामने देख लो। ध्रुव ने अपने दाएं ओर इशारा किया जहां एक कैमरा लगा था। इस कैमरा का कनेक्शन सीधा प्रसाद से था, जो इस वक्त हवेली में नहीं बल्कि मुंजिया के साथ एक बंद कमरे में था। लाइव टेलीकास्ट, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा प्रसारण मेरे दोस्त प्रसाद के मोबाइल पर हो रहा है। इसीलिए अगर तुमने किसी को भी चोट पहुंचाई
तो इसका अंजाम तुम्हारी बच्ची मुंजिया को भुगतना पड़ेगा। ये तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे टक्कर ले रहे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज मुझे जाने दो, कोई तो बचाओ। शैतान ने सारा के शरीर से उसकी चमड़ी को नोच कर खाना शुरू कर दिया था। एक शैतान ने उसकी आंखों में अपनी उंगली डालकर उसकी आंखें फोड़ दी और फिर बड़े स्वाद से उसकी आंख को खाने लगा। जल्दी से ये सब रुकवाओ, वरना मैं अभी प्रसाद को कहकर मुंजिया को। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। भंवरी देवी ने एक चुटकी बजाई और सारे शैतान धुआं बनकर एक बार फिर से जमीन पर पड़ी फोटो फ्रेम में जा घुसे। उनके जाते ही सारा ने चैन की सांस ली, मगर वो अब भी दर्द में थी। वहीं सारांश मौके का फायदा उठाकर धीरे से वहां से खिसकने लगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहते क्या हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम इन तीनों की जिंदगी बख्श दो और इन्हें यहाँ से जाने दो। 3 नहीं 2। ध्रुव की नजर प्रीतम पर पड़ी। उसका सर धड़ से अलग था। कटे सर के ऊपर कई सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। अगर तुम मार सकती हो तो अपनी उन्हीं शक्तियों से उन्हें दोबारा जगा भी सकती हो, जिस तरह तुमने उन आत्माओं को जगाया था जो सालों से उस फ्रेम में बंद थी। ऐसा नहीं होने वाला। इन्हें इनके कर्मों की सजा देना जरूरी था और वो मैं देकर रहूंगी। आखिर गलती क्या है इन लोगों की? सिर्फ यही कि वो इस हवेली में आए। इन्होंने इस हवेली को एक मजाक समझा। ये लोगों के मन से इस हवेली का डर निकालना चाहते थे, मुझसे मेरी जगह छीन लेना चाहते थे। तुम नहीं जानते हो इस जगह के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ सहा है मैंने। मैं जानता हूँ, मुझे राजा रतन सिंह और तुम्हारी कहानी के बारे में सब पता है। भंवरी देवी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ध्रुव बाकियों की तरह साधारण इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास भी अपनी कुछ शक्तियां हैं। कौन हो तुम? मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? मैं जो भी हूँ, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता और ना ही मैं तुम्हारी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। बदले में मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमें यहाँ से जाने दो, और ये मेरा वादा है कि यहाँ से निकलने के बाद कोई भी तुम्हारी हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। भंवरी देवी समझ गई थी कि ध्रुव को हराना आसान नहीं होगा। साथ ही वो अब दुविधा में थी इस बात को लेकर कि क्या ध्रुव की बात मान लेनी चाहिए। भंवरी देवी सोच रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। माँ, माँ। मुंजिया की आवाज सुन भंवरी देवी के होश उड़ गए। उसने देखा हवेली के दरवाजे पर प्रसाद के साथ मुंजिया खड़ी है। अपनी बेटी को देखते ही उसकी सारी फिक्र छूमंतर हो गई। अगले ही पल वो अपनी बेटी के सामने खड़ी थी। मुंजिया, मुंजिया मेरी बेटी, कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? इन लोगों ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? ध्रुव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और वहीं प्रसाद डर के मारे खामोश खड़ा था। भंवरी देवी की लाल आंखों में छुपा गुस्सा देख प्रसाद मन ही मन ध्रुव को गाली बक रहा था। साला भाईंचोद, आज तक फिल्मों में सिर्फ बड़े बाप के बच्चों का किडनैप होते देखा है, पर आज पहली बार कौन भूत के बच्चे का किडनैप किया है। अरे ये ध्रुव खुद तो मरेगा, साथ ही हमारी गांड पहले मारेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के पास जाने की? तुम्हें तो मैं अभी। नहीं भंवरी जी, हम आपकी मुंजिया के पास नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये ध्रुव हमें वहां ले गया था। अरे हमने तो उसे कहा भी था कि हवेली के बाहर आ गए हैं, एक सुट्टा पीकर अपने घर चलते हैं भाई, पर ये साला हमारी बात नहीं माना। गलती चाहे किसी की भी हो, पर मेरी बच्ची को इस खेल में लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। भंवरी देवी ने अपने हाथों की हथेली खोली और एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद खूब सारे सांप और बिच्छू उसके हाथों पर आ गए। ये सारे सांप और बिच्छू उसने प्रसाद के ऊपर फेंक दिए। अबे इसकी बात है, ये कौन बवासीर है? साला हम वेज आदमी को नॉन वेज मौत दे रहे हो। अरे ये आप ठीक नहीं कर रहे। भंवरी देवी ने अपना मुंह खोला और एक बड़ा सा आग का गोला उसके मुंह से बाहर निकला।
वो अपने हाथ से इस गोले को प्रसाद के ऊपर फेंकने ही वाली थी कि तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में आई। रुक जाओ माँ। अपनी बेटी की बात सुन भंवरी देवी वहीं जम गई। मुंजिया ने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो घबरा रही थी, साथ ही उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। यहाँ क्या हो रहा है और आप इन्हें क्यों मारना चाहती हो? इन सबको मरना होगा बेटा। ये सब लोग हमसे हमारी जगह छीनना चाहते हैं, हमें इस हवेली से भगाना चाहते हैं, तुम्हें और मुझे अलग करना चाहते हैं। नहीं माँ, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। इन्होंने तो उल्टा मेरा ध्यान रखा। हम इतने गिरे हुए लोग नहीं हैं भंवरी जी कि अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी छोटी बच्ची को नुकसान पहुंचाए। वैसे भी हम लोग यहाँ जान लेने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। अरे लेकिन यहाँ हमारी जान तो जा रही है ना सालों। ये बिच्छू साला ऐसी जगह काट रहा है कि क्या बताए। अगर थोड़ी देर और काटता रहा तो हमारे पूरे हथियार में जहर भर जाएगा और बेचारा दम तोड़ देगा। भंवरी जी प्लीज उसे छोड़ दीजिए। हाँ माँ, उन्हें मत मारो। अपनी बेटी की बात मानते हुए भंवरी देवी ने एक चुटकी बजाई और सारे सांप और बिच्छू वहां से गायब हो गए। अब जाकर प्रसाद ने चैन की सांस ली। देखिए भंवरी जी, हम यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आए हैं। यूँ समझ लीजिए हम तो यहाँ बस इन तीनों को बचाने आए थे, क्योंकि अगर हम इन तीनों को मरने से नहीं बचा पाते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। कैसी मुसीबत? यहाँ तो बस आप एक है, वरना आप जैसे 100 चुड़ैल के साथ हमें कर्म लोक पर रहना पड़ता। ना तो हमें खाने में अच्छा भोग मिलता और ना ही अप्सरा से संभोग मिलता। अगर हम चाहते तो इस केस को किसी और तरीके से भी सॉल्व करते, पर हमने ताकत का नहीं इमोशन का रास्ता चुना। हम लड़कर नहीं बल्कि प्यार से आपको समझाना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है। अरे और नहीं तो क्या, हमने हमारा हथियार हमारी रशियन के लिए बचा कर रखा है और आप उसे बिच्छू का हवाले कर दिए। अरे ये आपने ठीक नहीं किया। साले चिमटा काय को। अबे साले, सामने बच्ची खड़ी है और तू है कि कुछ भी बकवास कर रहा है। भंवरी देवी ये समझ गई कि ध्रुव उनका कुछ बुरा नहीं चाहता, वो बस अपनी और बाकियों की जान बचाना चाहता है। धीरे धीरे भंवरी देवी का दिल पिघलने लगा। आपके साथ पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इसकी सजा किसी और को मिले। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज इन्हें यहाँ से जाने दें, ताकि बाहर जाकर ये लोग इस हवेली का नाम खराब करें, लोगों को ये बताएं कि यहाँ कोई नहीं रहता है और फिर इनके जैसे लोग यहाँ आते रहें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास इसका एक आइडिया है। सारा की आवाज सुन प्रसाद खुशी में एक्साइटेड हो गया, मगर जब उसने उसकी ओर देखा तो उसका दिल कांप उठा। हाथों से लटके मांस और एक आंख में काला गड्ढा लिए वो बेहद खतरनाक दिख रही थी। अरे ये कौन है? अबे ये तेरी सारा है, ये वही सारा है जिसको तू लेना चाहता था, सारा का सारा। क्या बकवास कर रहे हो बे? हमारी सारा ऐसा नहीं हो सकती। अरे वो तो इतनी माल थी कि उसे देखते ही हम। सारा इधर ही आ रही है। जैसे ही सारा भंवरी देवी के पास आई, उसे देख मुंजिया घबरा उठी। मुंजिया के लिए ही सही, उसने तुरंत अपने जादू से सारा को ठीक कर दिया। अब सारा दोबारा से पहली जैसी हो गई थी। मेरी आंख वापस आ गई। मैं ठीक हो गई। हाँ सारा जी, अब ठीक हो गई। हमारे रहते आपको कैसे कुछ हो सकता था? और घबराई नहीं, हम आ गए हैं आपको बचाने। अब आप बस जेल करिए। हाँ, मैंने अपनी बच्ची की खातिर तुम्हें ठीक किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसके बाद आप हमें माफ कर देंगी। आप यही चाहती है ना कि आपकी इस हवेली में कभी कोई ना आए, ताकि आप अपनी बेटी के साथ शांति से रह सके। तो आपका ये काम हो जाएगा। वो कैसे? व्लॉगिंग करके। अरे इसकी माँ का, इनकी व्लॉगिंग के चक्कर में ही तो सारा खेल शुरू हुआ है और इसको अभी भी व्लॉगिंग करनी है। सारा ये तुम क्या कह रही हो? हम लोग यहाँ व्लॉगिंग करने के लिए आए थे, जिसके सहारे हम लोगों को ये बताना चाहते थे कि ये हवेली हॉन्टेड नहीं है। पर अब हम उसी व्लॉगिंग के जरिए लोगों को बताएंगे कि ये प्लेस सच में हॉन्टेड है। लो, अब इसके साथ साथ ये धोखा खाता आशिक भी आ गया। हम तो कहते हैं सबको बचा लो, इस साले सारांश और प्रीतम को यहीं छोड़ दो।
तो भी तुझे सारा कभी नहीं मिलने वाली। एक बार के लिए सारा भिखारियों के साथ गैंग बैंग कर लेगी, भले तुझसे कभी नहीं करेगी। अरे तुम भोसड़ी के जब देखो मानूस ही बात करते रहते हो यार। हाँ भंवरी जी, हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वो सब बताएंगे जो जो हमारे साथ यहाँ हुआ। वो सुनने के बाद कभी कोई इस हवेली में दोबारा नहीं आना चाहेगा। लीजिए भंवरी जी, अब तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तो इन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है ना। भंवरी देवी ने एक बार मुंजिया की ओर देखा। उसकी भोली आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। वो अब बस एक चीज चाहती थी, शांति से अपनी बेटी के साथ हवेली में रहना, जो उसे अब मिल रहा था। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम सब यहाँ से सही सलामत जा सकते हो। सभी लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। किसी ने पहली बार भूत को कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा था, पर अभी भी सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं था। एक शख्स था जिसका सही होना बाकी था। भंवरी जी, अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आप इन दोनों दोस्तों को 3 कर दीजिए। घंटा, मैं इस लड़की की शक्ल तक ना देखूं और तुम इसके साथ मेरी फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। अबे साले, 3 से मेरा मतलब बच्चे से नहीं है। मैं प्रीतम की बात कर रहा हूँ, ताकि उसे भी वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जिंदा कर सके। भंवरी देवी ने ध्रुव की बात मान ली। उसने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही हवेली में तेज हवा चलने लगी। लो, तुम्हारी आखिरी इच्छा भी मैंने पूरी कर दी। भंवरी देवी के ये कहते ही सभी ने सामने देखा। वहां से प्रीतम चला आ रहा था। प्रीतम को देखते ही सभी के चेहरे पर खुशी छा गई, सिवाय सारांश के। प्रीतम को जरा भी एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। तुम सब तो मुझे देख के ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे किसी मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा देख लिया। अरे भोसड़ी की तुम मर ही गए थे। वो तो थैंक यू बोलो भंवरी जी का, जो तुम्हें फिर से जिंदा कर दिए। हाँ? क्या भंवरी? भंवरी अभी भी यहीं पर है? अब डरने का कौनो जरूरत नहीं है। अब ये पहली वाली भंवरी नहीं रही। हिंदी फिल्मों में विलन का हार्ट मेल्ट होते देखा है ना तुम लोगों ने, ठीक वैसा ही अभी भंवरी जी के साथ भी हुआ। मतलब ये है कि उन्होंने तुम सबको माफ कर दिया है। अब तुम यहाँ से बिल्कुल सही सलामत अपने घर जा सकते हो। क्या सच में? मतलब मेरा हथियार भी वापस आ गया? प्रीतम ने अपनी पैंट को थोड़ा ढीला कर एक बार चेक किया और उसके चेहरे पर 56 इंच की मुस्कान तैर गई। उसके सारे अंग एकदम सही जगह पर सही तरह से थे। एक बात बताओ, तुम दोनों तो इस हवेली के नौकर थे, फिर तुमने इतना सब कैसे प्लान किया? अबे नौकर होंगे तेरे चाचा के ताऊ के बेटे, हम साले हीरो से कम नहीं हैं। अरे हमें नहीं होते तो कब के तुम यमराज की गोद में सो रहे होते। पर मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि तुम्हें मुंजिया के बारे में पता कैसे चला। अब ये तो राज है भंवरी जी। बस इतना समझ लीजिए कि जिस तरह आपके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं, ठीक उसी तरह हम भी कोई कम जादूगर नहीं है। पर साला एक बात बताओ, तुम्हें ये पता कैसे चला कि भंवरी देवी ने मुंजिया को कहाँ रखा है? हमें तो लगा था कि तुम बस लपासी कर रहे हो। अरे हंसो मत गांडू, सीधे से बताओ ना। अच्छा ठीक है, चल बताता हूँ, चल। अबे हरामजादे, हंसकर ज्यादा हीरो मत बनो। सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुंजिया उसी कमरे में बंद है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। मैंने सोचा अगर भंवरी देवी नहीं चाहती कि कोई उसकी बेटी से मिले, तो ये पक्का है कि उन्होंने उसे हवेली में नहीं रखा होगा। और फिर हवेली में कल रात से इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर मुंजिया बाहर नहीं आई, तो इसका मतलब वो हवेली में है ही नहीं। पर फिर तुमने इस बच्ची को ढूंढा कैसे? जब मैं हवेली में पहली बार आया था, तब मुझे बाहर एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया था। तब मुझे शक हुआ कि इस कमरे में कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। लेकिन जब भंवरी देवी थोड़ी थोड़ी देर के लिए हवेली से गायब हो रही थी, तब मेरा शक और भी ज्यादा बढ़ गया। और इसलिए तुम्हें लगा कि हो सकता है कि भंवरी बेबी ने, मेरा मतलब देवी ने मुंजिया को वहां छुपाया होगा। वाह, मान गए ध्रुव तुम्हें। तुम्हारी स्मार्टनेस से तो मैं इम्प्रेस हो गई। तो इसी बात पर आज रात के लिए हमें अपना सब्सक्रिप्शन दे दो। अबे साले गांडू, बड़ी मुश्किल से उस कुएं से निकले हैं और तू है कि दोबारा उसी कुएं में छलांग मार रहा है। तुम लोगों ने वादा किया है, उससे पलटना मत। याद रखना, अगर कोई दोबारा मेरी हवेली में कभी भी आया तो। नहीं,
हम कभी आपकी हवेली नहीं आएंगे। आप कहेंगे तो हम हमारे भी घर नहीं जाएंगे। सभी लोग खड़े थे कि तभी अचानक ध्रुव और प्रसाद को अपने शरीर में कुछ महसूस होने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई रस्सी से उन्हें ऊपर की ओर खींच रहा है। अबे प्रसाद, तुझे भी वही हो रहा है क्या जो मुझे हो रहा है? हाँ भाई, हमारा भी लेने का मन कर रहा है। अबे चूतिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुझे अपने बदबूदार शरीर में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है क्या जैसे हमें कोई खींच रहा हो? हाँ, हो रहा है। साला हैप्पी एंडिंग के बाद अचानक से कहानी में ये नया ट्विस्ट कैसे आ गया भाई? इसके पहले ध्रुव और प्रसाद कुछ समझ पाते, दोनों के पैर हवा के ऊपर उठे और वो हवा में उड़ते हुए हवेली से बाहर आ गए। कुछ ही सेकंड में दोनों की लैंडिंग करमलोक में हो गई, जहां राजा वल्लभ अपनी प्रिय दासी रंभा के हाथों से अंगूर खा रहे थे। रानी शकुंतला कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो आम लेने बाजार गई है। क्या है कि आज हमारा आम रस खाने का बड़ा मन है। अरे आम तो बस एक बहाना है, असली मकसद तो दासी रंभा के अंगूर दबाना है। क्या बोला तुमने? हमरा मतलब दासी रंभा के दिए अंगूर चबाना है। दासी हमें अंगूर दे या लंगूर, तुम्हें इससे क्या मतलब? वैसे जब दासी खुद यहाँ है तो आम लाने की क्या जरूरत? दासी खुद अपने पास आम लेकर बैठी है। दासी के पास आम का है? अरे देखिए ना महाराज, तुम दोनों ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? राजा जी, हमने आपको दिया हुआ वादा यानी हवेली का केस सॉल्व कर दिया है और वो तीनों जेंजी को अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिया है। जानते हैं, इसलिए तो हमने तुम्हें यहाँ वापस बुलाया है। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। आप देना चाहते हैं? पर राजा जी, आपकी लेने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उस टाइप के लड़के नहीं हैं। अबे साले, कान में डिल्डो डाल दिया है क्या? राजा ने कहा वो इनाम देना चाहते हैं, ना कि उनकी देना चाहते हैं। ओह अच्छा, इनाम। माफ कीजिएगा राजा जी, हमें लगा अंगूर खाते खाते आपका केला खाने का मन हो गया। वैसे क्या इनाम देना चाहते हैं आप हमें? हाँ, हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर भेजना चाहते हैं। अरे वाह, वेकेशन? हाँ, कुछ दिनों के लिए तुम्हें कर्मलोक के कामों से छुट्टी मिलती है। अगले कुछ दिनों तक तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ऐसी बात है राजा जी, तो हम गोवा जाना चाहते हैं। गोरी गोरी फिरंगियों के साथ बीच में धूप में सनस्क्रीन लगाकर लेटना चाहते हैं। अरे आप हम दोनों का गोवा का फ्लाइट टिकट करवा दीजिए ना। टिकट के पैसे यहाँ तुम्हारा बाप छोड़ गया था या तुम्हारी माँ? अरे बम्पिलाट आदमी, तुमको बड़ा हंसी आ रहा है। हम यहाँ तुम्हारे लिए भी सनस्क्रीन खरीदने का सोच रहे हैं, पर साला भलाई का जमाना ही नहीं है। गोवा ना सही, पर हम तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ होगा पानी भी, फिरंगन की जवानी भी, चिलम का भरा माल भी, बेसुध वाला हाल भी, मंदिर की घंटी भी, तुम्हारा छोटा बंटी भी, सीढ़ियों वाला घाट भी, लव वाला हाट भी। ऐसी तो सिर्फ एक ही जगह है, हमारा प्यारा बनारस। सही पकड़े हो। अभी पकड़ा ही कहाँ है राजा जी? आपकी ये दासी तो कब से आपके पकड़ने का इंतजार कर रही है। चलिए, रानी शकुंतला को बाजार से आम लाने में समय लगेगा, हम आपको अपने खुद के आम खिलाते हैं। महाराज, इसके पहले आपके बंटी की घंटी बजे, आप हमें यहाँ से भेज दीजिए ताकि बनारस जाकर हमारा भी दिल खिले और यहाँ आपको भी दासी रंभा के आम मिले। कुछ देर में प्रसाद और ध्रुव करमलोक से सीधा बनारस में लैंड हो गए। वो बनारस जिसे गलियों का शहर भी कहा जाता है। अपना बनारस। ध्रुव लौंडे, कसम से इस वक्त आंखों को जो सुकून मिल रहा है बता नहीं सकते भाई। हमारी आत्मा तरस गई थी यहाँ आने के लिए। मैंने भी बनारस के बारे में काफी कुछ सुना था। अबे तुमने जितना भी सुना है बनारस उससे कहीं ज्यादा है। वो भूत जिन्हें देखकर तुम्हारी गैंड फट जाती है, वैसे 100 भूतों को यहाँ नंगा नाच करवाते हैं बनारसी, समझे? अच्छा, अगर तू बनारस का है तो फिर तेरी गांड फट के 4 क्यों हो गई थी? अरे यार तुम ये सब छोड़ो, आओ सबसे पहले तुम्हें अपना घर लेकर चलते हैं।
हमारी अम्मा तो हमें अचानक देखकर खुशी से पगला जाएगी भाई। महीनों की मेहनत के बाद ये ध्रुव और प्रसाद का पहला वेकेशन था। गलियों, मंदिरों और लाशों के बीच से होते हुए दोनों यार प्रसाद के घर पहुंच गए। देखना कैसा स्वागत होता है अब हमारा, देख कर ही मजा आ जाएगा तुमको। प्रसाद और ध्रुव गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। प्रसाद ने दोबारा से बेल बजाई। अब की बार गेट खुलते ही एक जोरदार चप्पल प्रसाद के मुंह पर पड़ी। जब कह दिया नहीं है कोई चंदा, फिर बार बार चंदा मांगने क्यों आ जाते हो? वाह, क्या जबरदस्त स्वागत हुआ है तेरा। तूने बिल्कुल सच कहा था, मजा आ गया देखकर। दरवाजे पर खड़ी एक गुस्साई औरत और कोई नहीं बल्कि प्रसाद की माँ जी थी, जिन्हें बिना चश्मे के ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता था। और यही कारण था कि किसी और के नसीब की चप्पल का प्रसाद को मिल गया। अब यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह काहे देख रहे हो? हम एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। अरे रे अम्मा, अरे ये हम है। यम है? यम माने यमराज? हे भगवान, हमें नहीं पता था कि हमारा समय आ गया। प्रसाद के पापा जल्दी से आइए, यमराज हमें लेने आ गए हैं। इसके पहले ही अर्थ का कुछ और अनर्थ होता। प्रसाद ने गले में लटक रही कान की मशीन को अपनी माँ को पहनाया और फिर उसके बाद उनके चश्मे को आंखों पर लगाया। अब जाकर अम्मा ने अपने लाडले बेटे प्रसाद को देखा। हैं? अरे प्रसाद, तू बेटा, तू कब आया? अरे प्रसाद के पापा, सुनते हो? जल्दी आकर देखो कौन आया है। अरे कौन आ गया घर में? अरे प्रसादवा बेटा, तू कब आया? परिणाम बाबूजी, पाई लागू। अरे थोड़ा ठीक से झुको, लगता है शहर जाकर कमर में अकड़न आ गई है, ठीक से झुकती नहीं है। अरे आप भी आते ही शुरू हो गए। बेटा महीनों बाद घर आया है, दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगे का? अम्मा बाबूजी, इससे मिली। ये है हमारे सबसे खास दोस्त ध्रुव, जिसके बारे में अक्सर आपको फोन पर बताया करते थे। ओह, तो ये है ध्रुवा। जी अंकल, नहीं, ध्रुवा नहीं, मेरा नाम ध्रुव है। हाँ हाँ, व्हाट ध्रुवा? अरे ध्रुवा नहीं, ध्रुव, ध्रुव। अब ये बनारस है, यहाँ नाम के आगे अ अपने आप जुड़ जाता है। लोड मत लो, चलो चलकर बढ़िया खाना पेलते हैं, उसके बाद घाट भी तो चलना है। महीनों बाद घर का स्वादिष्ट खाना खाने के बाद दोनों दोस्त बनारस की सैर करने निकल पड़े। प्रसाद ने ध्रुव से वादा किया था कि वो उसे बनारस का चप्पा चप्पा घुमाएगा, पर वो नहीं जानता था कि आगे उसका खुद के साथ कुछ ऐसा होगा कि उसकी पूरी दुनिया घूम जाएगी। अच्छा तो ये बता, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले हम लोग चलेंगे काशी विश्वनाथ का है ना। काशी दर्शन के पहले एक बार शिव दर्शन करना अति आवश्यक है, समझेगा नहीं? देव दर्शन तो हम कर लेंगे, पर उसके बाद देह दर्शन का कोई इंतजाम है या नहीं है? बोल बोल। अबे साले, तुम तो बनारस आते एकदम नाटी हो गए। क्या बात है ध्रुव, लगता है तुम्हारे बंटी की लगाम हाथ से फिसल रही है। जब हम केस सॉल्व कर रहे होते हैं तो एकदम सीरियस होकर काम करते हैं ना, लेकिन अब तो काम हो गया है ना, तो अब थोड़ा ध्यान काम वासना पर भी लगा देते हैं। हाँ अरे अब लग रहा है कि तुम हमारे दोस्त हो। रात तक अपने बंटी पर थोड़े लगाम और खींच लो। एक बार अंधेरा हुआ तो उसके बाद हम तुम्हें लेकर चलेंगे सीधा मंदुआ दिया, जहाँ खिड़कियों से झांकती खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी सारी वासना को शांत कर देगी। प्रसाद ने ध्रुव को काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए। उसके बाद सीधे लेकर आ गया 80 घाट पर। घाटों का यह संगम अपने आप में दिल को मोह लेने वाला था। क्या बात है, दिल को इतना सुकून आज से पहले कभी नहीं मिला। अरे ये तो शुरुआत है, अभी तो गंगा आरती होना बाकी है रे। प्रसाद और ध्रुव दोनों घाटों पर चल रहे थे। कहीं कोई चिलम जल रही थी तो कहीं कोई निब्बा अपनी निब्बी के साथ टाइटैनिक वाला पोज दे रहा था कि तभी अचानक प्रसाद की नजर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां देखते ही प्रसाद के दिल की धड़कन तेज हो गई। अरे ये यहाँ क्या कर रही है?
प्रसाद और ध्रुव दोनों घाट पर पहुंच चुके थे। एक तरफ जहां ध्रुव बनारस की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर प्रसाद की आंखों में कुछ अलग ही खूबसूरती समा रही थी। उसमें घर किनारे कुछ ऐसा देखा जिसे माइक्रो सेकंड में उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। कीर्तिका, अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? ए महादेव, हमने आपके दर्शन क्या किए, आपने इतनी जल्दी प्रसाद भी दे दिया। बेटा प्रसाद, इसके पहले कीर्तिका एक बार फिर तुम्हारे जीवन से दूर चली जाए, अब की बार रोक लो इसे। प्रसाद ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अचानक बच्चों का एक झुंड उसके सामने से गुजरने लगा। ये बच्चे प्रसाद के रास्ते में रेड सिग्नल बन गए। अबे हटो बे, अबे आगे बढ़ो सालो, हमको निकलना है। हटो हटो सुअर के बच्चों। इसके पहले प्रसाद का रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल में बदलता कीर्तिका नाम का उसका डेस्टिनेशन वहां से आगे बढ़ गया। प्रसाद चारों ओर नजर घुमा कर देख रहा था, पर कहीं कोई नहीं था। अरे अभी तो यही थी, अचानक से मिस्टर इंडिया कैसे बन गई? अबे क्या हुआ साले, तू रुक क्यों गया? आगे नहीं चलना है क्या? यार अभी हमें कीर्तिका दिखी। कीर्तिका? कौन कीर्तिका? अरे अभी वही कीर्तिका जिसके बारे में तुम्हें बताया था ना, हमारी 10वीं का प्यार। अच्छा अच्छा, वो कीर्तिका जिसके भाई ने तुझे उसके नंबर से मैसेज किया और कैफे बुलाया था और जब तू वहां पहुंचा तो हॉकी और बैट से तुझे फेल दिया था। ए भोसड़ी के, महंगाई के जमाने में नमक को खाने में डालने के लिए बचा कर रखो, उसे हमारे जख्मों पर डालने की जरूरत नहीं है। वैसे उसके भाई ने तुझे मारा क्यों था? तूने तो कहा था कि कृतिका खुद तुझे लाइन देती थी। हमको ऐसा ही लगता था कि वो हमें लाइन देती है, पर सच ये था कि वो हमारे पीछे बैठे रणविजय को लाइन देती थी और हमको लगता था कि हमें देख मुस्कुरा रही है। इसका मतलब तेरा चुस्पा हो गया। ए भोसड़ी के, तुम ज्यादा हंसो मत, समझे ना? एक तो साला ये गंडिये बच्चों की वजह से हमारी कीर्तिका कहीं चली गई। अरे पता नहीं अब कहाँ मिलेगी हमारे सपनों की रानी। अबे गांडू, कीर्तिका के सपने छोड़, नहीं तो बचपन की तरह जवानी में भी उसका भाई आकर तुझे पेल जाएगा। अरे उसका भाई गया तेल लेने, अब की बार अपने बचपन के प्यार को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार पता चल जाए कि कीर्तिका है कहाँ। अबे साले, यहाँ कोई कीर्तिका नहीं है, तुझे वहम हुआ होगा। लगता है मेरे साथ रहकर तेरा बंटी भी मंडुआडी जाने के लिए तड़प रहा है। हाँ? खैर सच कहें तो तड़प तो रहे हैं। कुछ ही देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है, एक बार वो देख ले, फिर चलते हैं। और फिर गंगा आरती शुरू हुई। वो गंगा आरती जिसे देखने का सौभाग्य धरती पर हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आंखों के लिए जन्नत कश्मीर है, पर आत्मा के लिए जन्नत बनारस है। गंगा आरती देखकर मजा आ गया। असली मजा तो अब आएगा गुरु, बहुत हो गई भक्ति, चलो अब की जाए थोड़ी मस्ती। प्रसाद ध्रुव को उस जगह ले गया जहां का दरवाजा हर शाम इत्र की महक के साथ खुलता है। सिंगल लड़के रेड सिग्नल पर रुके ना रुके, रेड एरिया पर जरूर रुकते हैं। गली के अंदर जाने से पहले प्रसाद नौके पर खड़ा होकर अपने चेहरे पर रुमाल बांधने लगा। भोसड़ी के रात के 8 बजे तुझे कौन सी धूप लग रही है जो तू अपने मुंह पर रुमाल बांध रहा है? ए चूतिए, ये रुमाल धूप से बचने के लिए नहीं बल्कि धुलाई से बचने के लिए है। कौन सी धुलाई? तुम यहाँ के नहीं हो ना, और हम तो यहीं के हैं। मान लो गलती से अगर किसी पहचान वाले ने हमें देख लिया तो हमारी तो लंका लग जाएगी ना, इसलिए रुमाल बांध रहे हैं ताकि कोई पहचान ना पाए। बुझे? सर का हेलमेट तो पहन लिया, अब नीचे के हेलमेट का क्या करे? फिलहाल मेरा बाप बनने का कोई भी प्लान नहीं है। तुम उसका टेंशन मत लो, वो हेलमेट अंदर ही मिल जाएगा। अब चलो। सुरक्षा कवच पहन लेने के बाद प्रसाद आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे ध्रुव भी था। गली में घुसते ही ध्रुव और प्रसाद ने एक अद्भुत नजारा देखा। अबे प्रसाद, यहाँ पर तो पूरी की पूरी सब्जी मंडी है यार। हाँ तो फिर इनमें से जो सब्जी तुम्हारी पसंद की हो सबसे ताजा हो जाओ, जाकर उसकी भाजी बनाकर खाओ। एक चिकने, इधर उधर क्या देख रहा है रे? हाँ इधर आना रे। आजा मेरे राजा, तुझे जन्नत दिखाऊं मैं। बड़े से तेरे रॉकेट में फायर लगा दूं? हाँ। भाई मुझे तो ये लाल परी मस्त लग रही है,
तेरा क्या ख्याल है? ए सुनो भाई, तुम अलग जाना, हम अलग जाएंगे। हमें थ्रीसम करने में कोनो इंटरेस्ट नहीं है, बुझे? अबे गांडू, थ्रीसम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तेरा ओपिनियन ले रहा हूँ अपनी चॉइस पर। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे बंटी के बीच की बात है। हमारे दिल तो ये नीली वाली भाभी पर आ गया है। तुम तुम्हारा देखो, हम तो चले भाई। अरे प्रसाद रुक तो, प्रसाद। प्रसाद एक घर की दहलीज पर गया जहां कुछ औरतें खड़ी थी। प्रसाद के पीछे पीछे ध्रुव भी वहां पहुंच गया। आंखों में काजल, गालों में लाली लगाई ये औरतें हर दिन न जाने कितने लोगों की ऊर्जा को शांत करती थी। हाँ रे बाबू मोशाई, किसके साथ सोने का इरादा है? जी वो हमें ये नीली वाली भाभी इनके साथ, आप समझ रही है ना? अरे वाह रेखा, तेरे तो दिन की बोनी अभी से हो गई। चल जा, लेकर जा अपने शाहरुख को ऊपर खोली में। हाँ चलो। चलो क्या बे, यहाँ क्या भंडारा चल रहा है क्या? एक बार करने के 500 लगेंगे। 500? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा है, थोड़ा कम कर लो। तू क्या इधर को सब्जी खरीदने आया है क्या? चल, बोनी बट्टे का टाइम है, इसलिए तेरे लिए 400। बाकी इससे 1 रुपया कम नहीं करेगी मैं, हाँ नहीं तो। प्रसाद ने अपनी जेब से पैसा निकाले और गिनकर लड़की के हाथ में रख दिए। प्रसाद के बदन में रोम रोम में जैसे आग सी लग रही। उसकी टपकती लार को देख वहां खड़ी लड़कियां हंस पड़ी। जल्दी से लेकर जा इसको, कहीं ऐसा ना हो कि तवा इतना गर्म हो जाए कि रोटी सेके बिना ही पिघल जाए। प्रसाद की तरह ध्रुव ने भी पैसे दे दिए। दोनों अब ऊपर जाने के लिए बेसब्र हो रहे थे। दोनों की चुनी गई लड़कियों ने उनके हाथ पकड़े और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। अचानक लड़की को प्रसाद पर शक हुआ। तुम कहीं पुलिस वाला तो नहीं है ना? ये चूतिया और पुलिस, चोर की शक्ल भी इससे अच्छी होती है। ये कहाँ से पुलिस लगता है तुम्हें? वो इसलिए क्योंकि ये अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, इसलिए एक बार के लिए मेरे को शक हुआ। क्या रे राजा, ऊपर जाकर तो वैसे भी अपनी सबसे कीमती अमानत दिखानी है। तो चेहरा छुपाकर क्या कर लेगा? निकाल दे इसको। अरे आप कहें तो पैंट भी यही निकाल दे, रुमाल का चीज है। और इतना कहकर प्रसाद ने अपने चेहरे से रुमाल हटा दिया। जिस तरह बोटी देख के कुत्ता पागल हो जाता है, ठीक वैसे ही हालत इस वक्त प्रसाद की हो रही थी। लड़कियां उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले रही थी कि तभी सामने से एक आदमी उतर रहा था। प्रसाद ने जैसे ही आदमी को देखा, वो तुरंत बढ़ा और भागता हुआ वहां से निकल गया। अरे इसको क्या हुआ? लगता है जोश जोश में मैदान में आने से पहले ही गिर गया विकेट। अबे ओए रुक जा, अबे कहाँ जा रहा है? प्रसाद भागता हुआ सीधा गली के नाके पर पहुंच गया। सड़क के दूसरी ओर बनी एक चाय की टपरी देख प्रसाद वहां अंदर घुसा। ध्रुव उसका पीछा करते हुए टपरी के अंदर आया। अबे साले, तू भागा क्यों वहां से? हाँ? अचानक तेरे अंदर हुसैन बोल्ट की आत्मा कहाँ से आ गई? अगर भागते नहीं तो बनारस के 80 घाट पर हमारी आत्मा भटक रही होती भाई। क्या मतलब? तुम्हें याद है जब हम ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, ठीक तब एक आदमी नीचे उतर रहा था। हाँ तो उतर रहा था, तो उसका क्या? अरे वो साला हमारा चूतिया पड़ोसी है। क्या? हाँ, अगर आज वो हमें वहाँ देख लेता तो सीधा जाता हमारे बाप के पास और बता देता उन्हें कि अंकल जी, आपका बेटे का पजामा का नाड़ा इन दिनों ज्यादा ही ढीला हो रहा है, उसे टाइट करने के लिए ये महाशय मंडूडिया में लेडीज टेलर के पास गए थे। अबे साले, तो तुझे भी बोलना चाहिए था ना कि अंकल आप मंडुवाड़ी के लेडीज बुटीक में कौन सा नाड़ा टाइट कर रहे थे जो हमें वहाँ देख लिया। उल्टा उसी पर बम फट जाता। अरे उसका डिवोर्स हो गया है, वो लेडीज बुटीक में जाए या मेंस बुटीक में, उसे पूछने वाला कोई नहीं है ना। पर हमारे बाबूजी को अगर एक कांड के बारे में पता चलता ना तो मार मार के हारी दे और आत्मा का ब्रेकअप कर देते। शरीर अलग आत्मा अलग भाई। और फिर हो सकता है कि अगला जिस आत्मा को मुक्ति देने का केस मिले वो तेरी ही आत्मा हो। भोसड़ी के तुमको मजाक सूझ रहा है? यहाँ भी हमारे अंडे मुंह में आ गए थे। और साले, मेरे अंडों का क्या? उन्हें तो तूने गर्म करके ही छोड़ दिया ना। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि लड़की नहीं मिली तो क्या अब यहाँ टेबल पर उल्टा लेट जाए? भक्त साले गांडू, मैं स्कूल में परेड करता था, ना कि प्राइड परेड। ऐसा वैसा समझाए क्या मेरे को? हाँ? अरे खैर तुम चिंता मत करो,
हमने तुम्हारे बंटी की घंटी बजाने की जिम्मेदारी ली है तो हम उसे पूरा जरूर करेंगे। अपने हाथों से? चुतिया गए हो कबे? पूरा करेंगे मतलब एफर्ट लगाकर किसी और से पूरा करवाएंगे साला। प्रसाद और ध्रुव बात कर रहे थे कि तभी इंद्रदेव की कृपा से बादलों ने धरती की प्यास बुझाने के लिए अपने नल खोल दिए और तेज बारिश होने लगी। इस बारिश के चलते आसपास से गुजर रहे सभी लोगों ने टपरी को अपना छाता बना लिया और उसकी पनाह में आ गए। साला लगता है पूरा बनारस ही इस टपरी के नीचे आ जाएगा भाई। तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है भैया? कौन सा टपरी तुम्हारे बाबूजी की है? अरे वो चाय वाली चिच्चा, ज्यादा होशियारी ना बेलो, चुपचाप अपना धंधा करो, नहीं तो अभी धंधा मंदा कर देंगे। आए बड़े भैया एक गिलास चाय देना। अचानक से भीड़ में किसी की प्यारी सी आवाज आई। इस आवाज को प्रसाद पहचानता था। सालों बाद भी इस आवाज की खनक उसके कान भूले नहीं थे। कीर्तिका यहाँ पर? अबे ये तो सच में कीर्तिका है। मतलब घाट पर जो तूने देखा था वो तेरा वहम नहीं था। बारिश की वजह से चाय की टपरी पूरी तरह भर चुकी थी। इसी बीच प्रसाद के कानों में एक आवाज आई जिसे सुनते ही उसके दिल में सालों पुराने गिटार दोबारा से बजने लगी। कीर्तिका, इसका मतलब हमने सपना नहीं देखा था। अरे हाँ यार, ये तो वही कीर्तिका है जिसके भाई ने तुझे पेला था। अबे भोसड़ी के, तुमने कसम खा रखी है का? हर थोड़ी देर में हमारी बेइज्जती का कोई किस्सा याद दिलाकर हमारी गांड मारोगे हैं? अब जो मारने आए थे वो तो मिली नहीं, तो सोचा थोड़ी बहुत तेरी ही मार लेता हूँ। पर हमें मरवाने में कोनो इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस और बस कीर्तिका में इंटरेस्ट है। इसके पहले कि हम दोनों यहाँ भी जुदा हो जाए, हम चले उससे बात करने। बारिश की वजह से कीर्तिका थोड़ी भीग गई थी। वो टपरी के एक तरफ खड़े होकर अपने बालों को हाथों से सुखाने की कोशिश कर रही थी कि तभी प्रसाद वहां पहुंच गया। झटक कर जुल्फ जब तुम हाथों से आजाद करती हो, अच्छा लगता है। कीर्तिका की नजर प्रसाद पर पड़ी। सालों बाद मिलने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई और उसने प्रसाद को कोई क्रीप सा लड़का समझ लिया। वो गुस्से में तमतमाती हुई उठी। तुम्हारे घर में माँ बहन की जुल्फे नहीं है? गंजी है क्या वो, जो यहाँ वहाँ बीच सड़क पर लड़की छेड़ रहे हो? क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है? देखिए ना भैया, ये लड़का खुले आम मुझे छेड़ रहा है। क्या रे, बनारस के इमरान हाशमी आशिक बनाया देख कर आया है क्या? सीधे सीधे से मैडम से माफी मांग अभी, नहीं तो यही जन्नत दिखा दूंगा तेरे को। अबे ओ साले चूतिए, पहली बात तो ये कि हम भी बनारस के ही हैं, इसलिए हमसे ज्यादा लतियों मत समझे ना रे। और दूसरी बात, हम कीर्तिका के दोस्त हैं। प्रसाद ने जब कीर्तिका का नाम लिया तो कीर्तिका के दिमाग की घंटी बजी। वहीं आदमी के पास भी अब प्रसाद को छिछोरा साबित कर उससे लड़ने की वजह नहीं थी। ध्रुव दूर खड़ा ये सब देख हंसे जा रहा था। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं। अरे हम प्रसाद हैं, प्रसाद जो 10वीं क्लास में फिजिक्स के लेक्चर में तुम्हारे साथ केमिस्ट्री सेट कर बायोलॉजी परफॉर्म करने के सपने देखते थे। What? हमारा मतलब हम तुम्हारी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट करते थे, याद आया कुछ? ओह हाँ, याद आया। तुम वही प्रसाद हो ना जिसे हमारे भैया हमारे फोन से मैसेज करके भदौलिया चौक पर बुलाए थे और उसका पूरा थोबड़ा बिगाड़ दिए थे। अरे नहीं, लठिया नहीं थे वो तो, उन्होंने हमें क्रिकेट मैच खेलने बुलाया था। क्या है ना कि हम सचिन की तरह बैटिंग जो करते हैं। पर मैच में किसी का मुंह नहीं सूझता जैसा तुम्हारा सूझ गया था। मुझे याद है, अगले दिन तुम स्कूल में गाय जैसा बड़ा सा मुंह लेकर आए थे। कीर्तिका ने जाने अनजाने में एक बार फिर प्रसाद के जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। ध्रुव को यह देख बड़ी हंसी आ रही थी। कीर्तिका हंस रही थी कि तभी वहां चाय वाला आया। ये लीजिए मैडम, आपकी मलाई मार के मसाले को झाड़ के गर्मा गर्म, जो दिल को कर दे नरम, आपकी तरह प्यारी और हॉट सी कटिंग चाय। देखो गालिब के घोड़े, चाय लाए हो फिर ताजमहल नहीं, टेबल पर रखो और चलते बनो। और तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सचिव, तुमको अलग से करना पड़ेगा क्या? अरे जाओ जाकर कहीं और समाज सेवा करो, निकलो।
वैसे मुझे तो लगा कि तुम बनारस से जा चुके हो। हम तो चले ही गए थे कीर्तिका, पर तुम्हारी खुशबू वापस यहाँ खींच लाई हमको। वैसे गालिब के घोड़े तो तुम भी हो। तुमको क्या इतना हंसी आ रहा है? यहाँ कॉमेडी नाइट्स विद प्रसाद चल रहा है का? प्रसाद, तुम उस लड़के को जानते हो? अरे एक नंबर का चूहे जैसी शक्ल वाला हमारा दोस्त है ध्रुव। तो वो वहाँ अकेला क्यों खड़ा है? उसे भी यहाँ बुला लो। कीर्तिका के कहने पर प्रसाद ने ध्रुव को अपने पास बुलाया। प्रसाद को डर था कि कहीं ध्रुव कीर्तिका के सामने उसकी बेइज्जती में और इजाफा ना कर दे। मुझे पता नहीं था प्रसाद कि इतना हैंडसम लड़का तुम्हारा दोस्त है। You're handsome। आप भी कहाँ मजाक करती हैं कीर्तिका जी, हमें तो सुनकर ही हंसी आ रही है। तुम्हें तो हंसी आएगी ही ना, आखिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वैसे प्रसाद, मुझे मालूम नहीं था कि तेरी फ्रेंड इतनी खूबसूरत है। ध्रुव के ये कहते ही कीर्तिका के चेहरे पर लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ शरारत सी थी, जिसे देख प्रसाद की जान हलक में आ रही थी। अबे चीमट की खोड़ी में। साले, हम तुमको पहले ही बता दिए थे कि ये हमारा बचपन का प्यार है, और तुम साले भाभी उनको माँ समझने की बजाय माल समझ रहे हो। अबे साले, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी उठा रहा हूँ लूंगी। कीर्तिका की आंखों में देख, जैसे वो कह रही हो। ध्रुव, मैं प्रसाद को नहीं बल्कि तुम्हें ही दूंगी। तो क्या मैं लूंगी नहीं? मेरा मतलब लूंगा नहीं। तुम दोनों को एक दूसरे से खुशफुशी करना है तो मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं कीर्तिका जी, अभी न जाओ छोड़कर। ये बंटी अभी खड़ा नहीं। What? मेरा मतलब दिल अभी भरा नहीं। तुम्हारी बकवास बातें हो गई हो तो कुछ ढंग की बात कर ले। वैसे भी बहुत टाइम बाद मिले हैं। हाँ, काहे नहीं। हमने सुना था कि तुम बैंगलोर चली गई थी किसी आईटी कंपनी में काम करने, फिर अभी बनारस में कैसे? कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर आई हूँ। बेटे प्रसाद, एकदम सही मौका है ये। तू भी छुट्टी पर, कीर्तिका भी छुट्टी पर। इसके पहले की सारी छुट्टी बस मारनी पड़े मुट्ठी। कीर्तिका से वेकेशन का पूछ ले और जवानी के खूबसूरत लम्हों को जी ले। क्या हुआ प्रसाद, कहाँ खो गए? हम ये सोच रहे थे कि रोज बनारस में एक जैसे घाट देख देख कर बोर हो गए हैं। नहीं, तो मत देखा करो। तुम्हें कौन सा योगी जी ने घाट के लिए वॉचमैन की नौकरी पर रखा है? वैसे शक्ल तो इसकी वॉचमैन वाली ही है। हाँ, तुम्हारी शक्ल तो जैसे साइंटिस्ट वाली है। और वैसे भी कीर्तिका हमारे साथ कहने का मतलब था कि छुट्टियों में भी बनारस ही देखें तो कैसी छुट्टी है ना, क्यों ना छुट्टियों में किसी और जगह जाए। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहती थी, खासकर गोवा। गोवा का नाम सुनते ही प्रसाद खुशी से झूम उठा। उसका तीर एकदम सही निशाने पर लग गया था। वो कीर्तिका को गोवा चलने का कहने ही वाला था कि तभी कीर्तिका आगे बोली, और इसीलिए मैं अपने फ्रेंड के साथ परसों गोवा के लिए निकल रही हूँ। कहा तुम गोवा जा रही हो? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैं चांद पर जा रही हूँ। प्रसाद, तूने वो गाना सुना है ना? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। कीर्तिका, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे कौन है तुम्हारा ये दोस्त? सिद्धार्थ। इसकी माँ का। क्या हुआ बे? सिद्धार्थ वही लड़का है जो क्लास में हमारे पीछे बैठता था, जिसे कीर्तिका लाइन देती थी और हमें लगता था कि वो हमें देखकर हंस रही है। लगता है तेरी किस्मत गधे के बंटी से लिखी है। प्रसाद, मेरे गोवा जाने पर तुम इतना उदास क्यों हो गए? मैं तुमसे टिकट करवाने का नहीं बोलूंगी, वो सिद्धार्थ ने ऑलरेडी कर दी है। सो रिलैक्स ब्रो। जिस लड़की का प्रसाद सैया बनना चाहता था, उसी ने उसे भैया बना लिया था। प्रसाद के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो कीर्तिका को बाय बोलकर वहां से जाने वाला था कि तभी कीर्तिका का फोन बजा। हेलो, क्या? अरे पर ऐसे कैसे सिद्धार्थ? मैंने अपने घर पर भी कह दिया और अब तुम ऐसा कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ कीर्तिका, सब ठीक है?
गोवा जाने का प्लान कैंसिल। कहा? सच में? सिद्धार्थ को कोई अर्जेंट काम आ गया, इसीलिए उसे दिल्ली जाना है। ओह गॉड, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? जानते हो कितना कुछ प्लान किया था मैंने गोवा के लिए, और तो और बिकनी तक खरीद ली थी मैंने, पर अब सब बेकार जाएगी। नहीं कृतिका, तुम्हारी बिकनी वेस्ट नहीं जाएगी। क्यों, तुम पहनने वाले हो उसे? अरे पहनोगे तो तुम ही, हम तो बस उतारेंगे। व्हाट? हैंगर से उतारेंगे ऐसा कह रहे थे। बाकी तुम्हें गोवा जाना है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेकर चलते हैं ना तुम्हें गोवा। क्या कहती हो? नहीं प्रसाद, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। पर क्यों? हम क्यों नहीं ले जा सकते? अरे हमें कौन सा पाइल्स हुआ है? एक्चुअली सिद्धार्थ मेरी पूरी गोवा की ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा था। होटल रेंट, खाने पीने का, शॉपिंग, सबके पैसे सिद्धार्थ दे रहा था। सिद्धार्थ ने जो ट्रिप प्लान किया था ना, उसे 10 गुना अच्छा लग्जरियस ट्रिप प्लान करेंगे हम, वो भी अपने दम पर। रियली? अरे वो साले ने तो कोई सस्ता सा ओयो बुक किया होगा, लेकिन हम तो तुम्हें 5 स्टार में रुकवाएंगे। अगर ऐसी बात है प्रसाद, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तुम, मैं और ध्रुव तीनों साथ चलते हैं। ध्रुव? अरे इसकी वहाँ क्या जरूरत है? वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। प्लीज ना प्रसाद, सोचो तीनों जाएंगे तो कितना मजा आएगा। स्त्री के आगे तो भगवान भी खुद को पिघलने से नहीं बचा पाए, तो प्रसाद क्या चीज है? प्रसाद कीर्तिका की बात के लिए मान गया। इसके बाद सभी 1 कप चाय पीने लगे। चाय की चुस्कियां लेते लेते अचानक से चाय कीर्तिका के टॉप पर गिर गई। ध्रुव ने तुरंत अपनी चाय को साइड में रखा और उसे अपने हाथों से साफ करने लगा। कुछ देर में चाय तो साफ हो गई, पर कीर्तिका की आंखों में एक आस जग उठी। वो ध्रुव को हसरत भरी नजरों से देखने लगी। थोड़ा नीचे की तरफ, और नीचे। कीर्तिका ध्रुव का हाथ पकड़ उसे गले से नीचे ले जा रही थी। ये वो रास्ता था जहाँ ध्रुव तो क्या, दुनिया के हर लड़के के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जल तो कहीं और रहा है ध्रुव। तुम जहाँ की कहोगी वहाँ की आग बुझा दूंगा कीर्तिका, बस एक बार कहकर तो देखो। कीर्तिका की आंखों में ध्रुव के लिए स्पेशल इनविटेशन साफ दिखाई दे रहा था। इसके पहले हाथ और आगे बढ़ता, प्रसाद ने गुस्से से ध्रुव का हाथ पकड़कर खींच लिया। इतनी गर्म तो चाय भी नहीं थी जितना तुम गर्म हो रहे हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो साले, ये हमारा माल है, इस पर नजर मत डालो, समझे? अबे जब तेरा ही सिक्का खोटा है तो इसमें मैं क्या करूं? और कोई चूतिया ही होगा जो खाली पार्किंग में गाड़ी पार्क ना करे। ए साले, अपनी गाड़ी की पार्किंग नहीं बदली ना तो तुम्हारी गाड़ी का गियर ही तोड़ देंगे। अच्छा सुनो प्रसाद, आई एम गेटिंग लेट। मैं घर जाकर तुम्हें टेक्स्ट करती हूँ। और गोवा का प्लान पक्का है ना? और 110%। तुम बस अपनी बिकनी याद से रख लेना, हम प्रोटेक्शन याद से रख लेंगे। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर कीर्तिका वहां से चली गई। जाने से पहले उसने एक बार प्रसाद को हक किया था। उसके एक हक करने पर प्रसाद के अंदर के शोलों को और भड़का दिया था। अबे साले भोसड़ी के, उसने बस एक हक दिया है, कुछ और नहीं, जो तू इतना खुश हो रहा है। हजारों मीलों का सफर भी एक सिंगल कदम से शुरू होता है ध्रुव। देखना, आज बनारस में हुआ है हक, तो गोवा में होगा सका सक सक। अबे साले, अंदर सविता भाभी को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो गोवा जाने के लिए कहाँ से आएंगे? हाँ यार, बात तो तुम्हारी सही है, पर हमें यकीन है कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही जाएगा। और घर पर क्या कहेंगे? अरे उनका टेंशन तुम ना लो, उन्हें हम बोल देंगे कि कंपनी वालों ने छुट्टी कैंसिल कर दी है, तो अब वापस जाना पड़ेगा। वो आसानी से मान जाएगा। वैसे मन तो मेरा भी हो रहा है गोवा जाने का, और कीर्तिका भी चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ आऊं। अरे वो चाहती है इसलिए तुम्हें साथ ले जा रहे हैं, और न यहीं घाट पर छोड़ देते। अबे तू टेंशन क्यों लेता है? तू मेरा भाई है, मैं तेरे गोल में स्कोर नहीं करूंगा। तेरी फील्ड बिल्कुल खाली रहेगी। मैं तो वहां पर किसी फॉरेनर को पटाऊंगा और फिर उसके साथ सक 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 करूंगा। ये हुई ना भाइयों वाली बात। चलो अब घर चलते हैं, देखते हैं कि माँ ने खाने में क्या बना है। प्रसाद को यह खेल जितना आसान लग रहा था, असल में वो उतना ही मुश्किल था। उसे रत्ती भर खबर नहीं थी कि उसके घर पहुंचने से पहले ही उसके बाबूजी तक उसकी यह खबर पहुंच जाएगी। प्रसाद ने घर की बेल बजाई
अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, गर्मा गर्म खाना तैयार है। जल्द ही टेबल पर खाना लगाया गया। प्रसाद और ध्रुव के साथ साथ प्रसाद के अम्मा और बाबूजी भी बैठे थे, जो लगातार अपने सुपुत्र को घूरे जा रहे थे। अबे प्रसाद, लगता है दाल में कुछ काला है। बे साले भोसड़ी वाले, माना हमारी माँ को कम दिखाई देता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दाल भी ठीक से नहीं बना सकती। अबे चूत के, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कब से देख रहा हूँ तेरे डैड तुझे घूरे जा रहे हैं। बेटा जब बड़ा होकर बाप का नाम रोशन करता है ना, तो बाप ऐसे ही उसे निहारता है। जब से मैं तुझे जानता हूँ तूने एक भी काम सर उठाने वाला नहीं किया है, बल्कि सारे काम सर झुकाने वाले किए हैं। अच्छा बेटा प्रसादवा, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? नौकरी का तो क्या बताएं बाबूजी, हमारा बॉस तो हमारी तारीफ करते थकता ही नहीं है। कहता है पूरे ऑफिस में ज्यादा टैलेंटेड और मेहनतिया लड़का कोई है तो बस ये प्रसाद ही है। हम तो हमेशा से जानते थे हमारा बेटा बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। बड़ा करने के नाम पर बस एक ही चीज बड़ी करता है ये। छोटी मत करो बे। इसके पहले हिंदुस्तानी माँ अपने बेटे के गुणगान और गाती। हिंदुस्तानी बाप ने एक जोरदार थप्पड़ अपने सुपुत्र के चेहरे पर रसीद दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मारे काहे हमारे लाल को? तुम्हारा ही लाल मुंह काला करने वाला काम कर रहा है। अरे तो आपको तो खुश होना चाहिए कि ये निकम्मा कम से कम कुछ काम तो कर रहा है। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है, और तुम अभी भी खाना ठूस रहे हो। बताते हो या हमें बताए तुम्हारी माँ को, क्या हरकत करके आ रहे हो तुम दोनों? ध्रुव और प्रसाद समझ गए कि मंदवादी में मिले पड़ोसी ने घर आकर बाबूजी को उनके ढीले नाड़े के बारे में सब बता दिया है। अब गुनाह कबूल करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अरे हमको माफ कर दो बाबूजी, हमसे गलती हो गई। ये सब कुछ इस ध्रुव की इच्छा थी, इसी का मन था वहाँ जाने का। अबे ये क्या कह रहा है? तूने ही तो कहा था कि बनारस पहली बार आए तो पहले मंदिर की घंटी बजाएंगे, उसके बाद बंटी की घंटी बजवाएंगे। बाबूजी हम सच कह रहे हैं। अरे हम बस गए थे, पर हुआ कुछ ही नहीं है। साला इससे अच्छा तो कर ही लेना था। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अरे तुम दोनों कब से ही क्या बके जा रहे हो? किस बारे में बात हो रही है तुम दोनों की? हैं? उसी बारे में जिस बारे में आपको हरिशंकर बताया है। कौन हरिशंकर? हमारा पड़ोसी हरिशंकर। कहा बाबूजी आप भी अपने पड़ोसी तक को नहीं पहचानते? पहचाने कैसे? तुम्हारे बाबूजी की नजर पड़ोसी से ज्यादा पड़ोसन पर जो रहती है। कहा तुम भी बचपन के सामने नोटी हो रही हो। और हाँ, हमको कोई हरिशंकर नहीं मिला था, हमें तो राहुल मिला था। जैसे ही प्रसाद के बाबूजी ने यह बात कही, प्रसाद और ध्रुव दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों को कंफर्म हो गया कि उनके मंदवादी वाले कांड की खबर घर तक नहीं आई। सुना तुमने? बाबूजी को हरिशंकर नहीं मिला था। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? थैंक गॉड। साला अब टेंशन नहीं है, चलो बढ़िया से खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? मजाक चल रहा है क्या यहाँ? और हरिशंकर से नहीं मिले मतलब हमें उससे मिलना था का? अगर ये बात है तो अभी उससे मिलकर आ जाते हैं। हाँ? अरे नहीं बाबूजी रुक जाइए, क्या कर रहा है? अरे उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और आप ये तो बताएं कि हमारे प्रसादवा ने ऐसा कौन मुंह काला करने वाला काम कर दिया है? हम जब मंदिर से आ रहे थे तभी हमें रास्ते में राहुल मिला। कौन राहुल? वही पंडित मिश्रा का बेटा जो प्रसादवा की कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता है। बस हो गया काम। प्रसाद अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसके ऊपर क्या बॉम्ब फटने वाला है। दरअसल राहुल और प्रसाद एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राहुल बचपन से बहुत सीधा था, इसलिए प्रसाद उसे स्कूल में काफी बुली करता था। स्कूल के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, पर किस्मत उन्हें एक बार फिर साथ ले आई और दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करने लगे। तो आप समझा, इस साला गांडू राहुल ने बचपन का बदला जवानी में लिया है। उसने हमें बता दिया कि तुम दोनों को तुम्हारे बॉस ने कब का नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए कि तुम लोग एक नंबर के काम चोर मक्कार हो। हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? सटिया गए हैं का? जरूर वो राहुल गांजा फूक के बैठा होगा, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। वो बिल्कुल सच कह रहा है। यकीन नहीं होता तो खुद ही अपना लाल से पूछ लो। बेटा प्रसादवा, ये राहुल क्या बोल रहा है? पहले तो यहाँ मौत का कुआं शुरू हो गया है और इस भोसड़ी वाले को हंसी आ रही है।
ये पक्का मरवाएगा। लगता है ई भी कोई भांग खाकर आया है। देखो तो कैसे दांत दिखाकर हंस रहा है। तुम सीधा से जवाब देते हो या लगाए कान के नीचे। बात ऐसी है बाबूजी कि वो राहुल हमसे जलता है, इसलिए उसने आपसे झूठ कहा। हाँ, का इसका मतलब तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला है? निकाला? अरे हम खुद निकल कर आए हैं वहाँ से। क्या मतलब है तुम्हारा? बात ऐसी है अम्मा कि हमने हमारी एचआर से सैलरी बढ़ाने को कहा, तो उसने कहा विल लेट यू नो। बस हम समझ गए कि कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हमने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया और वहाँ नौकरी लगते ही दे मारा इस्तीफा बॉस के मुंह पर। क्यों ध्रुव, सही कह रहे हैं ना? जी अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बॉस तो काफी गिड़गिड़ाया, यहाँ तक कि प्रसाद के पैर भी पकड़ लिए, बोला मत जाओ मत जाओ, लेकिन प्रसाद ने उसकी एक नहीं सुनी। अरे सुनते भी क्यों, उससे बड़ी और अच्छी नौकरी जो लग गई है। तो तुमने हमें इसके बारे में बताया काहे नहीं? सोचा तो आपके लिए बढ़िया सा कोई गिफ्ट लाएंगे और फिर सरप्राइज देंगे, पर साला पूरा सरप्राइज खराब हो गया। देखा, हमने कहा था कि हमारा बेटा जीवन में कुछ बहुत बड़ा करेगा। माफ करना आंटी, पर अपने बंटी को बड़ा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। ध्रुव बेटा, कुछ कहा तुमने? जी मैं यही सोच रहा था कि नई कंपनी की ज्वाइनिंग के लिए अभी 5 दिन का समय था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना घर हो आए। अच्छा, तो अब कब से जाना है तुम्हें? परसों सुबह। आखिरकार बड़ी चालाकी से ध्रुव और प्रसाद ने यह मैटर सॉल्व कर लिया था। कुछ देर के लिए ही सही, सर से बला टली थी। प्रसाद के मम्मी पापा ने उससे शाबाशी दी और सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद प्रसाद और ध्रुव कमरे में बातें कर रहे थे। बहन चौधरी, राहुल ने तो हमारी कांड मार दी थी। वो तो अच्छा हुआ जैसे तैसे बच गए हम। ये तो अच्छी बात है कि ज्वाइनिंग का बहाना बनाकर अब हम गोवा के लिए निकल सकते हैं। पर अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है पैसा। अरे पैसा कहाँ से आएगा गुरु? इस राहुल ने हमारे लिए है ना, अब तू देख मैं कैसे इसकी लेता हूँ। हमारे गोवा की ट्रिप ये राहुल ही स्पॉन्सर करेगा। वो कैसे? अब तो बस देखता जा कि मैं क्या करता हूँ।